हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपने ही यूट्यूब चैनल लर्निंग कैफे में। आज के वीडियो में ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी पार्ट 2 होम साइंस सब्सिडरी रेखा गेस्ट पेपर का दूसरा सेट शुरू करेंगे। पहला सेट पिछले वाले वीडियो में कंप्लीट करा दिया हूं। अगर आप वो वीडियो अभी तक नहीं देखे हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या चैनल के प्लेलिस्ट में जाके पहला सेट का वीडियो देख लीजिएगा। आज की वीडियो में दूसरा सेट शुरू करेंगे। पहला क्वेश्चन देखिए, नायलॉन के धागों को खींचकर लंबाई में बढ़ाकर विशेष प्रक्रिया द्वारा घुंघराले बनाए जाते हैं। ये धागे कहलाते हैं स्ट्रेच धागे। ऑप्शन सी हो जाएगा, स्ट्रेच धागे कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नायलॉन के अनुप्रस्थ काट को सूक्ष्मदर्शी से देखने पर गोल, छोटे एवं चित्तीदार दिखाई देते हैं। नायलॉन के रेशों पर तीव्र एवं गर्म अम्ल का रेशे निर्बल हो जाते हैं। ऑप्शन सी हो जाएगा, नायलॉन के रेशों पर तीव्र एवं गर्म अम्ल का रेशे निर्बल हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, नायलॉन की सर्वप्रथम खोज हुई थी अमेरिका में। नायलॉन की सर्वप्रथम खोज अमेरिका में हुई थी। नायलॉन के धागे का व्यास निर्भर करता है। नायलॉन के धागे का व्यास कच्ची सामग्री पर निर्भर करता है। स्पिनी रेट के छिद्रों के व्यास पर भी निर्भर करता है। खींचने की प्रक्रिया पर भी। तो ऑप्शन डी हो जाएगा उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन, वनस्पतिक रेशों की मौलिक संरचना होती है सेल्यूलोज। वनस्पतिक रेशों की मौलिक संरचना सेल्यूलोज होती है। वस्त्र की मूल इकाई है रेशा। वनस्पतिक रेशे कहलाते हैं वनस्पति जगत से प्राप्त रेशे। अगला क्वेश्चन, लिनन के रेशे प्राप्त होते हैं फ्लैक्स के पौधे से। कपास को कहा जाता है बीज वाले रेशे। कपास को बीज वाले रेशे कहा जाता है। पीना प्राप्त किया जाता है। पीना अनानास की पत्तियों से प्राप्त किया जाता है। एस्बेस्टस के रेशे पाए जाते हैं चट्टानों से। एस्बेस्टस के रेशे चट्टानों से पाए जाते हैं। रेशम का रेशा प्राप्त किया जाता है रेशम के कीड़े से। जूट का उत्पादन सर्वाधिक होता है बांग्लादेश में। जूट का उत्पादन सबसे ज़्यादा बांग्लादेश में होता है। कोयर प्राप्त किया जाता है नारियल की छाल से। कपास का पौधा होता है 3 से 4 फुट तक ऊंचा। कपास का पौधा 3 से 4 फुट तक ऊंचा होता है। कौन सा रेशा वृक्ष के फल के रूप में पाया जाता है कापोक। ऑप्शन सी हो जाएगा कापोक। किस पौधे की ऊंचाई 40 से 60 इंच तक होती है लिनन का पौधा। ऑप्शन बी होगा लिनन का पौधा। नाइट्रोसेल्यूलोज संबंधी रेयन का निर्माण किस सन में प्रारंभ हुआ 1884 ईस्वी में। मांड लगा सूती वस्त्र पर फफूंद लग जाता है। मांड लगा सूती वस्त्र पर फफूंद लग जाता है। प्रयोग के पश्चात वस्त्रों की ब्रूस से झाड़कर धूप हवा दिखाकर संग्रह करना चाहिए। कीटनाशक दवा है डीडीटी कीटनाशक दवा है। वस्त्रों की उचित देखरेख एवं संचयन से वस्त्र टिकाऊ बना रहता है। नया एवं जीवित दिखता है। कार्य क्षमता बढ़ जाती है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा उपर्युक्त सभी। वस्त्रों की मरम्मत यदि समय पर न की जाए तो छेद बड़े हो जाते हैं। बाद में मरम्मत करना मुश्किल होता है। वस्त्र फटा मालूम पड़ने लगता है। ऑप्शन डी हो जाएगा उपर्युक्त सभी। वस्त्रों को कुछ समय का विश्राम देने से उनकी कार्यक्षमता बढ़ती है। महंगे एवं बहुमूल्य वस्त्रों की धुलाई के लिए उत्तम है शुष्क विधि। महंगे एवं बहुमूल्य वस्त्रों की धुलाई के लिए शुष्क विधि उत्तम है। अम्लीय प्रतिकर्मकों से दाग धब्बे छुड़ाए जाते हैं प्राणीज रेशों के और वनस्पतिज रेशों के, ये दोनों। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अखबारी कागज में लपेट कर रखना चाहिए ऊनी वस्त्रों को अखबारी कागज में लपेट कर रखना चाहिए। बनारसी ब्रोकेड एवं सोने चांदी के तारों से जड़े वस्त्रों को रखना चाहिए डस्ट प्रूफ बैग में। पुराने दाग छूटते हैं। पुराने दाग हल्दी से छूटते हैं, देरी से भी छूटते हैं, छूटते ही नहीं। पुराने दाग कोई पुराना दाग जो होता है वो छूटता भी नहीं है।
तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। परिवार है, परिवार जो है एक समिति भी है और एक संस्था भी, तो ऑप्शन सी हो जाएगा समिति और संस्था दोनों। पारिवारिक सदस्यों का एक समूह होने के नाते परिवार है एक समिति, पारिवारिक सदस्यों का एक समूह होने के नाते परिवार एक समिति है। समिति के रूप में परिवार को प्रकृति डैश होती है अस्थायी, समिति के रूप में परिवार की प्रकृति अस्थायी होती है। परिवार के कुछ नियम एवं कार्यप्रणाली होती है, इसलिए इसे डैश कहते हैं। परिवार के कुछ नियम एवं कार्यप्रणाली होती है, इसलिए इसे संस्था कहते हैं। ऑप्शन बी हो जाएगा संस्था कहते हैं। संस्था के रूप में परिवार की प्रकृति कैसी होती है? अस्थायी होती है। संस्था के रूप में परिवार की प्रकृति अस्थायी होती है। ल्यूडस मॉर्गन के अनुसार परिवार का विकासवादी क्रम है, विकासवादी क्रम 3 है। ऑप्शन ए हो जाएगा 3। मातृसत्तात्मक सिद्धांत के प्रतिपादक है टायलर तथा मैकलेनर। विकासवादी सिद्धांत के प्रतिपादक है बैकोफेन। विकासवादी सिद्धांत के प्रतिपादक बैकोफेन है। द मदर्स पुस्तक के रचयिता है वी फ्राल्ड। एक विवाही सिद्धांत के प्रतिपादक है वेस्टरमार्क। एक विवाही सिद्धांत के प्रतिपादक वेस्टरमार्क है। द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज के रचयिता है वेस्टरमार्क। द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज के रचयिता वेस्टरमार्क है। किसने कहा कि परिवार का कानूनी आधार विवाह है? लूसी मेयर। लूसी मेयर ने कहा परिवार का कानूनी आधार विवाह है। किसने कहा कि परिवार एक सार्वभौम संस्था है? रेडक्लिफ ब्राउन। परिवार का आधार है, परिवार का आधार पति पत्नी संबंध है। केंद्रीय मूलक परिवार होता है छोटा, केंद्रीय मूलक परिवार छोटा होता है। संयुक्त परिवार की प्रमुख विशेषता है 3 या 3 से अधिक पीढ़ियों के सदस्य एक साथ रहते हैं। किसने कहा कि विवाह नातेदारी का फाउंटेन पेन है? मेलिनोवस्की ने कहा। मेलिनोवस्की ने कहा कि विवाह नातेदारी का फाउंट पेन है। सास बहू और ननद भाभी के संबंध द्वंद्वात्मक होते हैं। सहमत। नेक्स्ट क्वेश्चन। नव दंपति विवाह के बाद अपने नए निवास की व्यवस्था करता है, तब इस परिवार को कहते हैं नव स्थानीय परिवार। ऑप्शन ए होगा नव स्थानीय परिवार। दोस्तों इससे पहले चैनल पर पिछले वाले वीडियो में होम साइंस सब्सिडरी के अलावा हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी, इस सब का इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताया हूं। इसके अलावा रेखा और मनोरमा गेस्ट पेपर का भी प्रैक्टिस करवा दिया हूं। इसके अलावा लैंग्वेज पेपर जैसे 50 मार्क्स हिंदी, 100 मार्क्स हिंदी, इस सब का भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताया हूं। और रेखा और मनोरमा गेस्ट पेपर का भी प्रैक्टिस करवा दिया हूं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या चैनल के प्ले लिस्ट में जाके अपने सब्सिडरी पेपर, अपने लैंग्वेज पेपर का इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 50। श्री देसाई के अनुसार संयुक्त परिवार का प्रमुख निर्धारक है 3 या अधिक पीढ़ियों के सदस्य। हिंदू विवाह में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं है? कर्मकांड। जब किसी कन्या को नशा खिलाकर छल से उससे विवाह किया जाता है तो ऐसे विवाह को कहते हैं पैशाच विवाह। ऐसे विवाह को पैशाच विवाह कहा जाता है। वर्तमान में हिंदू विवाह का कौन सा रूप सर्वाधिक प्रचलित है? ब्राह्मण विवाह। ऑप्शन बी हो जाएगा ब्राह्मण विवाह। वेस्टरमार्क के अनुसार बहुपति विवाह का प्रमुख कारण है लिंग अनुपात का असंतुलित होना। ऑप्शन ए होगा लिंग अनुपात का असंतुलित होना। नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुपति विवाह किस जनजाति में प्रचलित है? टोडा एवं रूस जनजाति में। टोडा एवं रूस जनजाति में बहुपति विवाह प्रचलित है। बहुपत्नी विवाह कहाँ प्रचलित है? बंगाल में। बंगाल में बहुपत्नी विवाह प्रचलित है। दुष्यंत का शकुंतला से विवाह था। गंधर्व विवाह पति पत्नी का संबंध है, विवाह पर आधारित प्राथमिक संबंध। हिंदू विवाह कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के होते हैं। वर वधू दोनों का विवाह धर्म की वृद्धि के लिए हो, यह कामना विवाह के किस रूप की विशेषता है?
गंधर्व विवाह की विशेषता है। कन्या का मूल्य लेकर जिस विधि में लड़की की शादी की जाती है उसे कहते हैं असुर विवाह। कन्या का मूल्य लेकर जिस विधि में लड़की की शादी की जाती है उसे असुर विवाह कहा जाता है। विवाह संस्कार में सप्तपदी किसे कहते हैं? 7 कदम एक साथ चलना। अंतरजातीय विवाह का सबसे प्रमुख कारण है शिक्षा। अंतरजातीय विवाह का सबसे प्रमुख कारण शिक्षा है। कौन सा कथन सत्य है? यहाँ पर आपको सही कथन को चुनना है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। हिंदू विवाह एक औपचारिक धार्मिक संस्कार है। हिंदू विवाह वास्तव में एक ऐसा औपचारिक धार्मिक कृत्य है जिसके द्वारा एक व्यक्ति अपना धार्मिक कृत्य पूरा कर पाता है। हिंदू विवाह की यह परिभाषा किसकी है? प्रभु की। ऑप्शन सी हो जाएगा, यह परिभाषा प्रभु की है। कौन सा उद्देश्य विवाह का नहीं है? परिवार की समृद्धि, ये विवाह का उद्देश्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा स्वरूप हिंदू विवाह का नहीं है? अस्थाई विवाह। अस्थाई विवाह हिंदू विवाह का स्वरूप नहीं है। कौन सा कारण विवाह प्रतिमानों में परिवर्तन का नहीं है? जातीय बंधनों की कठोरता। कौन सा कारण हिंदू विवाह व्यवस्था के विघटन का नहीं है? अंतरजातीय विवाह का वर्जित होना। ऑप्शन सी होगा, अंतरजातीय विवाह का वर्जित होना। क्वेश्चन में डिटेल, इस वीडियो में डिटेल में इसलिए नहीं बता रहा हूँ, नहीं तो वीडियो लेंदी हो जाएगा। और हमारा टारगेट है कि कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन का प्रैक्टिस करवा दिया जाए। कौन सी समस्या हिंदू विवाह की नहीं है? बहु विवाह। कौन सी विशेषता भारतीय परिवार की नहीं है? एकल परिवार व्यवस्था। अगला क्वेश्चन, कौन सी विशेषता संयुक्त परिवार की नहीं है? लघु आकार। लघु आकार विशेषता संयुक्त परिवार की नहीं है। कौन सा लाभ संयुक्त परिवार का नहीं है? अकर्मण्यता। ऑप्शन सी हो जाएगा, अकर्मण्यता। कौन सा कारण संयुक्त परिवार के विघटन का नहीं है? जनसंख्या में वृद्धि। स्त्री या माता द्वारा शासित परिवार कहा जाता है मातृसत्तात्मक परिवार। वह परिवार जिसमें पति पत्नी या उनके अविवाहित बच्चे केवल रहते हैं कहा जाता है एकाकी परिवार कहा जाता है। एकल परिवार के संबंध में निम्नलिखित में क्या सही नहीं है? गलत कथन को चुनना है, तो वृद्ध पुरुष की प्रधानता ये सही नहीं है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मानव समाज में निम्नलिखित में से कौन सा समूह सर्व महत्वपूर्ण यौन समूह है? परिवार। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, परिवार। मानव समाज में निम्नलिखित में से कौन सा समूह सर्व महत्वपूर्ण यौन समूह है? परिवार होगा इसका सही उत्तर। परिवार का आदिम स्वरूप पितृसत्तात्मक परिवार को मानने वाले विद्वान हैं हेनरी मेन वेस्टरमार्क के अनुसार परिवार का आदिम स्वरूप क्या था? एक विवाही परिवार। टाइलर के अनुसार परिवार का आदिम समूह क्या था? मातृसत्तात्मक। दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को दबा के ऑल पे क्लिक कीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, आपके एक लाइक से मेरा मोटिवेशन बना रहता है। क्वेश्चन नंबर 82, मॉर्गन के अनुसार परिवार की प्रथम अवस्था थी समरक्त परिवार। किस प्रकार के परिवार विश्व के सभी समाजों में पाए जाते हैं? नामिक या एकाकी परिवार। पति पत्नी और उनके आश्रित बच्चों से मिलकर बने परिवार को कहते हैं केंद्रीय या नामिक परिवार। जिस परिवार में 3 या अधिक पीढ़ियों के सदस्य साथ साथ निवास करते हैं, जिनकी रसोई, पूजा पाठ एवं संपत्ति सामूहिक होती है और जो सामान्य रक्त संबंधों से संबंधित होते हैं, ऐसे परिवार को कहते हैं। ऐसे परिवार को संयुक्त परिवार कहा जाता है। जिसमें विवाह के बाद स्त्री को अपने पति एवं उसके माता पिता के घर जाकर रहना आवश्यक हो उसे कहते हैं, उसे पितृ स्थानीय परिवार कहते हैं। ऑप्शन बी होगा, पितृ स्थानीय परिवार। विवाह के बाद पति जब पत्नी के माता पिता के निवास स्थान पर रहने लगता है तो उसे कहते हैं मातृ स्थानीय परिवार कहते हैं। ऑप्शन ए होगा, मातृ स्थानीय परिवार। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस परिवार में सत्ता और अधिकार पिता से पुत्रों को मिलता है, ऐसे परिवार को कहते हैं
पितृसत्तात्मक परिवार कहा जाता है। जिस परिवार में सत्ता एवं अधिकार माता से पुत्रियों को मिलता है ऐसे परिवार को कहते हैं मातृसत्तात्मक परिवार। जिस परिवार में वंश परंपरागत पिता के नाम से चलती है उसे कहते हैं पितृवंशीय परिवार। ऑप्शन बी हो जाएगा। जिस परिवार में वंश परंपरागत पिता के नाम से चलती है उसे पितृवंशीय परिवार कहते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में होम साइंस सब्सिडरी रेखा गेस्ट पेपर का दूसरा सेट कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में तीसरा सेट कंप्लीट करा दिया जाएगा। इसलिए अगर आप चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को दबा के ऑल पे क्लिक कीजिए ताकि जब मैं तीसरा सेट अपलोड करूं तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइए। क्या वीडियो आपको अच्छा लगा या लगता है कि ये वीडियो आपके साथ साथ आपके उन फ्रेंड्स को भी हेल्प कर सकता है तो अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर कीजिए। अगर कोई डाउट है या कोई सवाल है या किसी क्वेश्चन का आंसर बाय मिस्टेक मेरे से गलत हो गया है तो कमेंट करके बताइए। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तीसरा सेट के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।